साथियों, वर्दी का सपना कल 14 तारीख को सच होने वाला है। कल जिनका परीक्षा है उनके लिए यह वीडियो एक ब्रह्मास्त्र है और जिनका 17 को है वे अपनी तैयारी का असली दम आज दिखाइए। ऑल एग्जाम PYQ के इस आखिरी प्रहार में आज हम वे क्वेश्चन निचोड़ेंगे जो आपको सीधे मेरिट लिस्ट में लाएगा। तो अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाइए और चलिए आज का दंगल शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में हिंस का बंडल नामक संरचना मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना है, ये जो कि हिंस का बंडल नामक संरचना है नो, तो ये मुख्य रूप से जो कि आलिंद की दीवार में पाई जाती है। हिंस का बंडल हृदय की धड़कन को पूरे निलय में फैलाने का काम करता है। याद रखना है, हृदय की धड़कन उत्पन्न करने वाला पेसमेकर को क्या कहते हैं, तो SA नोड कहते हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा 300 ग्राम होता है। तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, तो याद रखना अग्नाशय है। और अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो याद रखना इंसुलिन निकलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। पित्त का रस का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यकृत में होता है और यह पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो याद रखना 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, तो याद रखना है जो कि ये कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंत में ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, तो याद रखना पायरुविक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो याद रखिएगा 2 ATP। तो याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं यानी कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 12 जोड़े होती है। रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 31 जोड़े होती है। मनुष्य के कंकाल में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 24 यानी कि 12 जोड़े होती है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, कानून कर सब लेकर, तो याद रखना 29 हड्डियां होती हैं। और मस्तिष्क की खोल में 8 होती है, मतलब मस्तिष्क को कवर कौन करती है, तो 8 हड्डियां करती हैं। तो याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय की ऑक्सिन टी कोशिकाओं से मुख्य रूप से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो याद रखिएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि ऑक्सिन टी कोशिकाओं से कौन से जो कि अम्ल स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। याद रखना है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो याद रखना रेनिन है। और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो याद रखना पेप्सिन है। तो याद रखना है 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर में पाई जाने वाली कॉपर कोशिकाएं शरीर में मुख्य रूप से क्या करती हैं, तो याद रखना है ये जो कि कॉपर कोशिकाएं है नो, तो ये जो कि शरीर में क्या करती हैं, तो पुराने लाल रक्त कणों और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। याद रखना है। और रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकने वाला हेपरिन नामक प्रोटीन कहाँ बनता है, तो ये जो कि यकृत में बनता है। याद रखिएगा। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर या रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो याद रखिएगा जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो कि पैराथॉर्मोन है। पैराथॉर्मोन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा पारावटु ग्रंथि से निकलता है, यानी कि पैराथोराइड ग्रंथि से। और शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा घेंगा रोग होता है। आपातकालीन यानी कि लडो या उडो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा ये जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो याद रखना है 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है,
पीले बुखार का संक्रमण मुख्य रूप से किस वाहक द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा ये जो कि एडिस मच्छर के वाहक द्वारा फैलता है। और डेंगू, ज्वर और चिकनगुनिया भी किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो याद रखिएगा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। यहाँ पे हाथी पौ रोग किस मच्छर के काटने से कारण होता है? तो याद रखिएगा ये जो कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सेल डिवीजन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन जो कि साइटोकाइनिन है। याद रखना है बीजों को सुप्त अवस्था को तोड़कर अंकुरन के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ये जो कि जिब्बेरेनिन हार्मोन प्रेरित करता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो एथिलीन हार्मोन। पौधों की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना यानी एब्सिसिक अम्ल है। तो याद रखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? तो याद रखना अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को जो कि राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना जो कि यही इसका विशेष अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 249 के तहत। यह प्रस्ताव राज्यसभा को किस बहुमत से पारित करना होता है? तो याद रखना है जो कि 2/3 बहुमत से पास करना होता है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं वर्तमान में। मूल रूप से कितने हैं? तो 97 हैं। तो याद रखिएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? तो याद रखना है अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों का पुनर्लोकन यानी कि रिव्यू करने के शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अपने पिछले फैसलों को सुधारने का अधिकार देती है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखा न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है ये जो कि अनुच्छेद 129 में है, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां का वर्णन संविधान के किस नए भाग में जोड़ा गया? तो याद रखना भाग 9 के ख में जोड़े गए। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 101वां संशोधन किससे संबंधित है? ये जो कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। तो याद रखिएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख ये जो कि संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना यह अनुच्छेद 52 में है। तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का क्या प्रमुख कर्तव्य निर्धारित किया गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना।
याद रखना है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 352 में है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 360 में है। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है 1939 के ऐतिहासिक त्रिपुरी संकट के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में किसे हराया था, तो याद रखना पट्टाभी सितार मैया को हराए थे। और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस संस्था की स्थापना की, तो याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है 1857 के महाविद्रोह में फैजाबाद से विद्रोह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना है फैजाबाद से जो कि विद्रोह का सफल नेतृत्व किसने, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किए थे, याद रखना है। और अंग्रेज ने इन्हें पकड़ने के लिए कितने रुपये का इनाम रखा था, तो याद रखना 50,000 रुपये का। बरेली से 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किए थे। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली ने किए थे। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है 1916 ईस्वी के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते, जो कि ये समझौता लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। तो ये समझौते में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना है जो कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में क्या हुआ था, तो आपस में विलय हो गई थे, मतलब एकजुटता हुई। और 1907 के सूरत अधिवेशन जहां कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो इसका अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना है जो कि यहाँ पे रास बिहारी घोष ने किए थे। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना एनी बेसेंट थी। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है मौर्य सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था, तो याद रखना है कलिंग युद्ध जो कि ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था, तो याद रखना है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखना 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है 1992 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, तो याद रखना तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने। और 1991 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो याद रखना तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो याद रखना जयचंद को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1526 में। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर यानी कि लैंगिट्यूड घूमने में ठीक कितना समय लगता है, तो याद रखना 4 मिनट लगता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है, तो 15 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरता है, तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो याद रखिएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है ग्लोब पर किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की लगभग कितनी होती है, तो याद रखना 111 किलोमीटर होती है। और वही भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखना 111.32 किलोमीटर होती है। कर्क रेखा जो कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से। मकर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो याद रखना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पर स्थित है। तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल समुद्री जलमार्ग किन 2 द्वीपों को आपस में अलग करता है, तो याद रखना 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को अलग करता है।
8 डिग्री चैनल किन दो स्थानों को अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में जो है। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो याद रखना गुजरात की है। दक्षिण भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी दक्षिण भारत का पूछा है तो आंध्र प्रदेश की, जो कि ये दूसरी सबसे लंबी है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत के कुल कितने राज्य तट से लगे हैं? तो 9 राज्य। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां जनसंख्या के ऋणात्मक दर दर्ज की गई है? तो याद रखना नागालैंड है। भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी थी? तो याद रखना 17.7%। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 में किया गया था, याद रखना है। और 1980 में कितने और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 और बैंकों का किया गया था 1980 में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी? तो याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना तो ये कृषि के विकास पर केंद्रित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारी उद्योग और खनिज पर। पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालबोनिस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन 1991 में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कर सुधार यानी कि टैक्स के क्षेत्र में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी प्रसिद्ध समिति बनी थी? तो याद रखना नरसिम्हन समिति बनी थी। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो मल्होत्रा समिति बनी थी। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सी समिति बनी? तो तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बनी। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग कितनी होती है? तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितनी? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखना ठोस माध्यम में जैसे स्टील में। क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो नहीं, इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है? तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी कारण सर्दियों में झीलों के जमने पर भी तली का पानी कितने डिग्री पर रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो याद रखना जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो याद रखना 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 746 वाट के बराबर।
कार्य और ऊर्जा मापने की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। शक्ति मापने की इकाई क्या है? तो वाट है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो हेनरी मोसले ने 1913 में प्रस्तुत की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो याद रखना परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयुक्त पीएच स्केल का रेंज कितना होता है? 33 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयुक्त पीएच स्केल का परास यानी कि रेंज कितना होता है? तो याद रखना 0 से 14 तक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। यहाँ पे पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो याद रखना सोरेनसन ने किए थे। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की मात्रा प्रतिशत में लगभग कितनी होती है? तो याद रखना CO2 की मात्रा प्रतिशत में जो कि 0.03 होता है, लेकिन अब 4 हो चुका है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो लगभग 21% है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त की गहराई लगभग कितनी मीटर है? तो याद रखना जो कि ये 11,022 मीटर है। और मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 8,848.86 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना बैकाल झील है जो कि रूस में है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत और चीन के बीच किस वर्ष शिमला समझौते में किया गया था? तो 1914 में किया गया था। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ पे डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1893 में। अब जो कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यहाँ पे 49वीं समानांतर रेखा किन देशों को अलग करती है? तो अमेरिका और कनाडा को। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2002 में। तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किन अनुच्छेद के बीच है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो ये जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो ये कि राज्य भाषा से संबंधित है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 ईस्वी में मराठों और किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था? तो याद रखना है सदाशिवराव भाऊ था। और यहाँ पे नादिर शाह ने भारत यानी कि दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से कौन लूट कर ले गया? तो याद रखना नादिर शाह ने। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी? तो याद रखना है कितने? तो 74.04% थी। इसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14% थी। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी?
तो याद रखना 65.46% थी। अब भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, जो कि 94% है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के किस शिक्षित वर्ग ने विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया और तटस्थ रहे। तो याद रखना है आधुनिक शिक्षित मध्य वर्ग जो कि ये विद्रोह में हिस्सा नहीं लिए थे। यही कारण था कि यह विद्रोह पूरे देश को एकजुट नहीं कर सका। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इस क्रांति का पहली बलिदान किसने दिया था, तो याद रखना मंगल पांडे ने दिए थे। तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो याद रखना है ओजोन परत जो है ना, तो ये जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है, तो 18 से 50 किलोमीटर। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, तो याद रखना है डॉप्सन है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सी परत सबसे सुरक्षित मानी जाती है, तो समताप मंडल। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो याद रखना है जो कि 33% आरक्षण की प्रावधान किया गया था। हालांकि बिहार जैसे कई राज्यों ने इस बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 50%। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा जो कि 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किस संस्था के स्थान पर की गई थी। तो याद रखना है योजना आयोग के। और योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए किस रूप में कार्य करता है, तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75%। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा और चांदी। सोने को गलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो अम्लराज यानी कि एक्वा रिजिया का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किसने की थी। तो याद रखना है किसने किए थे, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना सत्यार्थ प्रकाश। अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पूछा है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये जो कि संघ पूछा है, संघ लोक का पूछा है, तो याद रखना यूपीएससी का पूछा है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। लेकिन इन्हें पद से कौन हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में किस हिंसक घटना के कारण आपस लिया गया था। तो चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को आपस लिया गया था। चौरी चौरा की घटना किस तिथि को हुई थी, तो 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, याद रखना है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो याद रखना भाग 20 में। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया? तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।